सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, रंगलाल इंटर विद्यालय शेरघाटी, गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 के आज के सत्र में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में पृथ्वी और उसकी संरचना के बारे में बतलाया था। मुझे आशा है कि आप उससे भली भांति समझ गए होंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में, भूगर्भिक हलचलों के बारे में, भूकंपीय तरंगों के बारे में, भूकंप के प्रभाव के बारे में और भूकंप से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक उसके अगले कड़ी के रूप में हम आज उपस्थित हैं, यहाँ पर लेकर के आए हैं भारत की संरचना और उसकी भू आकृति के बारे में बतलाने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग 11वीं कक्षा के चैप्टर 2 को देखेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी काफ़ी विशाल है। इसकी विशालता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6300 किलोमीटर से अधिक है। तो है ना आश्चर्यजनक बात, बहुत विशाल है हमारी धरती। हम इस पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सकते हैं, कारण कि इसके भूगर्भ में पिघली हुई अवस्था में तरल पदार्थ है। उसकी ताप को हम सहन नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे। तो हम उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं कई परियोजनाओं के द्वारा, जमीन के अंदर से निकले हुए मैग्मा के द्वारा जानकारी हासिल करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पूर्व की कक्षा में जान चुके हैं। आज हम लोग भारत के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानें कि आज की कक्षा में हम लोग किन किन बिंदुओं को देखेंगे। तो अब हम स्लाइड की ओर नज़र आपका ले जाना चाहेंगे कि आज की कक्षा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो आज की कक्षा के मुख्य बिंदु में है भारत के भूवैज्ञानिक खंड। भारत को कौन कौन से भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। बच्चों, आप ये भली बात ही जानते होंगे कि मोटे तौर पर हम भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांट सकते हैं। इसके बारे में अध्ययन हम आगे करेंगे। दूसरा जो उद्देश्य है हमारा जानने का, वह है भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड के बारे में जानना। बच्चों, यह काफ़ी विशाल है, जो देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह बेसाल्ट निर्मित लावा चट्टानों से बना है। तीसरा जो उद्देश्य है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, विशद अध्ययन करेंगे। सारा जानकारी हम लोग आज उसमें हासिल करेंगे। चौथा वह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। बच्चों, ये 3 मुख्य भूगर्भिक खंड हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। और जो अगला जो उद्देश्य है वह है भारत के विभिन्न भू आकृतिक भूखंडों के बारे में। साथ ही साथ हिमालय पर्वत, जो कि भारत के उत्तरी भाग में मुकुट की भांति पर्वतराज विशाल है, और उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके विभिन्न समानांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। उनको किन किन भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन आज हम करेंगे। मैं आगे आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। भारत बहुत विशाल है। इसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में भी किया गया है। यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। उत्तर यंत्र हिमादेश चैव समुद्रस्य दक्षिणम वर्ष तत् भारत नामा भारतीय तंत्र संतति, अर्थात जिसके उत्तर में पर्वत राज हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर समुद्र और जहाँ के संतान भारतीय हैं, उस देश में हम लोग रहते हैं। आज उसी देश की चर्चा हम लोग आज करेंगे। इसे कई नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हम इंडिया कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, आर्यवर्त नाम से जानते हैं, देवभूमि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। आज इसके बारे में हम लोग विशद अध्ययन करेंगे। अगले स्लाइड में मैं दिखलाना चाहूँगा इस मानचित्र के माध्यम से, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ संख्या अंकित किया गया है, 1 2 3 4 5। जो एक वाला जो भाग है वह हमारा देश का उत्तरी भाग का विशाल पर्वतमाला, जिसे हम हिमालय पर्वतमाला के रूप में जानते हैं, उनकी विभिन्न श्रेणियों के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप उसे देख पा रहे हैं। दूसरा जो भाग है
हिमालय पर्वत के सटे दक्षिणी भाग, मैदानी भाग, उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसे गंगा सिंधु का मैदानी भाग भी कह सकते हैं। तीसरा भाग जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, जिसे हम पठारी भाग भी जानते हैं, यह स्थित है। इस मैप में आप यहाँ पर देख रहे हैं। चौथा भाग जो है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, और पांचवा भाग जो है समुद्र तटीय मैदान, जो कि देश के दक्षिणी भाग में दोनों तटीय क्षेत्र में स्थित है। बच्चों, एक छठा भाग है जिसे हम भारत के मुख्य भूमि से अलग द्वीप समूह के रूप में देखते हैं। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के वैज्ञानिक भू संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पूर्व में आप जान चुके हैं कि हमारा पृथ्वी 7 बड़े बड़े भूखंडों से मिलकर बना है, जिसमें यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और भी अन्य बड़े बड़े विवर्तनिक चट्टानें हैं। और हमारा जो भारत है, प्राचीन काल में अनेक भूखंडों के जो आपस में बिखराव हुआ, उसमें इंडियन प्लेट में हमारा भारत देश स्थित है। इसकी संरचना और शैल समूह में भिन्नता के आधार पर हम लोग इसे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आप इस स्लाइड में देख रहे हैं प्रायद्वीपीय खंड है। दूसरा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय मीन्स पेनिनसुलर इंडिया। हम बताना चाहेंगे पेनिनसुलर भाग कहते किसको हैं, थोड़ी देर में मैं जब व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। फिर है तीसरा खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। बच्चों, यह मैदान तीनों नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप, जिन्हें हम जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ यानी जल के द्वारा ला करके जमा किए गए अवसाद से बना हुआ जो भूभाग होता है, जलोढ़ भाग कहलाता है, जलोढ़ मैदान कहलाता है। तो नदी के द्वारा जो मैदानी भाग निर्मित हुआ है वह जलोढ़ मैदान है। आप प्रायद्वीपीय खंड में देखेंगे कि यह प्रायद्वीपीय खंड काफी कटा छटा हुआ है। उत्तरी भाग में यह काफी कटा छटा है। यह भाग गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के अरावली पहाड़ी के बाद तक दिल्ली होते हुए गंगा नदी के समानांतर और राजमहल की पहाड़ियों तक स्थित है, और यह काफी विस्तृत भूभाग है। इसके बाद में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में यह मालदा भ्रंश तक फैला हुआ है भाग। इसके अंतर्गत में कार्बी एनलॉन्ग जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, वहां तक यह भाग फैला हुआ है। इस मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह दक्षिण का जो जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड को यहाँ पर दिखलाया गया है। यहाँ अरावली पर्वत है, यह मालवा पठार है, विंध्याचल पर्वत से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। यह भाग और आगे तक विस्तृत है जो कि मेघालय तक जाता है, और सबसे अंतिम भाग जो दक्षिण में है, दोदा बेटा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनैमुदी की पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित है। यह कैम्ब्रियन काल में एक कठोर चट्टान के रूप में था, और वह अभी भी अवशिष्ट पर्वत के रूप में देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब आप आगे देखेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं। यह स्थिर भूभाग है जो कि दक्षिण के हिमालय के विपरीत प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना से निर्मित है। यहाँ पर कई अवक्षेप मिलते हैं, यहाँ पर भ्रंश घाटियाँ भी मिलती हैं, और यहाँ पर भी आकार की घाटियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भी आकार की घाटी प्रायः नदी अपने युवावस्था में बनाती है। फिर आगे आप देखेंगे चित्र के माध्यम से विभिन्न आकृतियों को दिखलाया गया है जो नदी अपनी युवावस्था में बनाती है। आप पहला जो देख रहे हैं आप भी शेप्ड वैली, भी शेप्ड की वैली जो होती है, भी आकार की घाटी पहाड़ी भाग में बनता है, जहाँ पे ढाल तेज होता है, कटाव आधा स्थल पर होता है, चौड़ाई में कटाव ना होकर के गहराई जब बढ़ती जाती है तो उसकी घाटी एकदम भी शेप्ड बनता है, अधिक ढाल वाला होता है। इस ढाल से जब अधिक ढाल वाला आकृति बनता है उसको हम लोग गॉज कहते हैं।
नदी का वेग जब अधिक होता है अथाह जल राशि आती है, पहाड़ी भाग में तेजी से बहती है, जिसको हम लोग क्षिप्रिका के रूप में जानते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप जलप्रपात को, वाटरफॉल, जो कि पहाड़ी भाग में अधिक ऊंचाई से चट्टानों के सहारे ऊपर से सीधे लंबवत नीचे गिरने के बाद में जो आकृति बनती है, भू आकृति बनती है, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। चूंकि पहाड़ी भाग जो है हिमालय काफ़ी ऊंचा है, तेज ढाल के सहारे वहाँ पर जल नीचे की ओर आती है, इसलिए यहाँ पर इन आकृतियों का निर्माण होता है। पुनः अब आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार की और भी जो आकृतियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में निर्मित होती हैं। बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे पृथ्वी काफ़ी विशाल है और इसका निर्माण लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। बहुत आश्चर्य की बात है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले। और तब से हिमालय जो कि ऊंचा भाग है, अपरदन की क्रिया के द्वारा काट छट कर उसका जो मलबा नीचे की ओर आ रहा है, पृथ्वी के अंदर में विवर्तनिक हलचल और जो आंतरिक बल है वो इसी जमीन के ऊपर में काम कर रहा है। तो दो तरह के बल यहाँ सक्रिय हुए, एक है आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। इन दोनों बलों से यहाँ की भू आकृति प्रभावित होती है, नए नए भू आकृतियों का निर्माण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इन प्रक्रियाओं को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। बच्चों, भारत के उत्तरी मैदान को इस मैप से आप भली भांति समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां यहाँ पर भारत के उत्तरी मैदान को बनाती हैं, निक्षेप का स्थिति क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो देश के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। तो इन नदियों के द्वारा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग बना हुआ है। कहीं कहीं 1,000 किलोमीटर तक ये निक्षेप देखा जाता है। अब हम आगे बताएंगे कि इसकी भू आकृति कैसी है। बच्चों, कृपया अब अपना ध्यान आप इस व्हाइट बोर्ड पर लाएंगे और देखेंगे कि इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ पर भारत का मानचित्र बना रहा हूँ, इस मानचित्र के द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप देख रहे हैं यह भारत का मानचित्र बनाया जा रहा है ताकि आप इसे समझ सकें। तो ये मान लिया जाए कि यह हमारा भारत है। सबसे उत्तरी भाग में, जिसे हम उत्तर का और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला कहते हैं, यह इस भाग में स्थित है चाप के रूप में। चाप जिसे हम आर्क बोलते हैं, तलवार की भांति। यह देश के सबसे ऊपरी भाग अर्थात उत्तरी भाग। आप जानते हैं कि किसी भी मानचित्र में उत्तर ऊपर की ओर होता है, इसे हम एन से दिखाते हैं। इसका अपोजिट साइड एस होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो सबसे ऊपर में जो है भाग हमारा वह उत्तर और उत्तर का पर्वतमाला है, यह पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। दूसरा भाग जो है हमारा वह है उत्तरी भारत का मैदान, जो कि इसी भाग से सटा हुआ है। यहाँ मुख्य नदी गंगा, सिंधु और इस भाग में ब्रह्मपुत्र। चूँकि सिंधु का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र अब पाकिस्तान में चला गया, तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में देखते हैं। तीसरा भाग जो है वह है प्रायद्वीपीय पठार। अब हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे, प्रायद्वीप कहते किसको हैं? पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि जब कोई स्थलीय भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तब उस स्थलीय भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जरा ध्यान करते हैं हम लोग इस ओर, इस भारत को देखते हैं। इधर में है अरबियन सागर, अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी है हमारा, बंगाल की खाड़ी। और सबसे दक्षिण में
हिंद महासागर, हिंद महासागर। हम लोग राष्ट्रगान में गाते हैं, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को ढोता सागर का सम्राट है। तो सागर सम्राट जो है हिंद महासागर हमारे चरणों को धो रहा है, हमारे देश के चरण को पकार रहा है। और जबकि उत्तर में जो विशाल पर्वत जो है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर इसी भाग में स्थित है। बच्चों, आपको मालूम है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, 3 नामों से हम लोग उसे जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के भू आकृति के बारे में। हम जब समझ रहे हैं तो प्रायद्वीपीय पठार, अभी हमने बताया कि मालवा का पठार से लेकर के अरावली पठार होते हुए इस भाग के रूप में ये हमारा पठारी भाग स्थित है। यह तीसरा भाग हुआ। चौथा है भारतीय मरुस्थल, जो कि राजस्थान के इस क्षेत्र में है, यहाँ पर यह चौथा भाग। और पांचवा दोनों तट की ओर पांचवा भाग है। छठा भाग यह द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार। तो ये हम लोग 6 भाग में भू आकृति को बांट करके देखते हैं। अब पुनः हम अब स्लाइड की ओर अपना नज़र लाते हैं और देखते हैं आगे में क्या बताया। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें हिमालय की कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा जो है वह शिवालिक। 3 भाग में बांट करके हिमालय का अध्ययन हम लोग करेंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह स्थित है। दार्जिलिंग तक सिक्किम के क्षेत्र में भी यह फैला हुआ है। पूरब पश्चिम इसकी लंबाई जो है अधिक है, 2500 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी है और कहीं इससे भी अधिक 400 किलोमीटर तक हम भारत के उत्तरी भाग में स्थित जो पर्वतमाला है उसकी चौड़ाई को देखते हैं। हिमालय प्रहरी के रूप में हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी उच्चावच अलग अलग है, कहीं अधिक ऊंची चोटी भी है, कहीं कम ऊंची चोटी है, लेकिन अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है। अब पर्वत की ऊंचाई, पर्वत श्रेणियों के संरेखन और भी भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 5 खंडों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम अब करेंगे। इस 5 खंडों के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो एक बार पुनः आप स्लाइड की ओर देखिए, पॉइंटर को मैं वहां पर ले जा रहा हूं। जो सबसे पहला भाग है वह है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा जो भाग है जिसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं या फिर इसे उत्तरांचल हिमालय के रूप में भी हम जानते हैं, उत्तरांचल हिमालय और हिमाचल। तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा भाग अरुणाचल हिमालय। पांचवा भाग पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो बच्चों, आप यह बता सकते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? जी हाँ, हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। एक नहीं, पूरे 5 भागों में हिमालय बटा हुआ है। सबसे पहला उत्तर पश्चिमी हिमालय, फिर दूसरा हिमाचल हिमालय, तीसरा अरुणाचल हिमालय, चौथा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और सबसे अंत में पूर्वी पहाड़ियाँ, पूर्वी पर्वत। अब हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले आपका ध्यान मैं ले जाना चाहूँगा उत्तर पश्चिमी हिमालय के पास। तो बच्चों, इस भाग में कई पर्वत श्रेणियां हैं। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, इसीलिए इसे उत्तर पश्चिमी हिमालय भी कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल 4 समानांतर श्रेणियां हैं जो हिमालय के इस भाग में, इस भाग अर्थात उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित है। भली भांति याद रखने की बात है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले काराकोरम, दूसरा है जास्कर श्रेणी, तीसरा लद्दाख और चौथा पीर पंजाल श्रेणी। इस बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व प्रसिद्ध जो हमारा कश्मीर घाटी है, जो सुंदरता के मामले में अतुल्य है,
हम स्वर्ग की कल्पना, स्वर्ग की तुलना कश्मीर से करते हैं, इसी भाग में स्थित है। यहाँ पर मीठे पानी की झील डल झील भी स्थित है। डल झील को कश्मीर का जान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ के औद्योगिक विकास पर, वहाँ के जो पर्यटक जो केंद्र के रूप में उसको देखते हैं, काफ़ी सराहनीय है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है दो, बाल्टेरो और सियाचिन ग्लेशियर, हिमालय के इसी भाग में स्थित है। बच्चों, यहाँ पर हिम नदी के द्वारा बहा करके लाए गए निक्षेप भी जमा हुआ है, जिसे हम स्थानीय भाषा में करेवा के नाम से जानते हैं। बच्चों, यह ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि जिस प्रकार नदी के द्वारा ला करके मिट्टी जमा किया जाता है तब उसे जलोढ़ कहते हैं, जबकि हिम नदी के द्वारा जो लाकर जमा किया जाता है उस अवसाद से बना हुआ जो भूआकृत होता है क्या कहलाता है? करेवा। इसमें यहाँ पर खेती की जाती है कीमती फसल के रूप में, वह है जाफरान की खेती, केसर की खेती, काफ़ी कीमती होता है जिसका उपयोग हम लोग मसाला के रूप में करते हैं। तो हिमालय के इस भाग में इन फसलों की खेती की जाती है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इन दर्रों को मैं चित्र के द्वारा भी दिखलाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जोजिला और पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, फोटुला और खरदुंगला भी है, जो कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैं दिखला रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जिनमें माता वैष्णो देवी का दरबार, अमरनाथ की गुफा, मुस्लिम सूफी संत नूरुद्दीन नूरानी साहब का यहाँ पर चरारे शरीफ दरगाह, और यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। यहाँ पर कई दर्रे भी हैं, इन दर्रों का अपना महत्व है। यहाँ पर जो झील हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, दो तरह के झील यहाँ पर हैं। मीठा पानी का झील के रूप में हम लोग डल झील और वुलर झील, जबकि खारे पानी के झील के रूप में हम लोग देखेंगे पैंगोंग त्सो और दूसरा है सोमू रिरी। दो यहाँ पर खारे पानी की झील है यहाँ पर, जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ के महत्वपूर्ण दर्रों में आप देख रहे हैं जोजिला, जिसको कश्मीर का हम लोग प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में यह बनिहाल दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में खरदुंगला है, और यहाँ पर आप फोटुला को देख रहे हैं, जो कि जस्कर श्रेणी के हिस्सा में यह है स्थित। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी यहीं पर स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बालिका को जो कि बोटिंग का आनंद उठा रही है यहाँ पर इस डल झील में, और यह हमारा वुलर झील है। वुलर झील और डल झील मीठा पानी का झील है, जो कि पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। फिर खारे पानी के झील में आप देख रहे हैं पैंगोंग त्सो और दूसरा है सोमू रिरी। पर्यटक यहाँ पर जाते हैं, बोटिंग का आनंद उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग में इसका काफ़ी अहम योगदान रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कश्मीर का हिमालय में युवावस्था में झेलम, जो कि युवावस्था में है, चूँकि पहाड़ी भाग में तेज ढाल है, नदियाँ पूरे वेग के साथ बहती है, उछलती कूदती हुई। जैसे बचपन में आप उछलते कूदते हुए छुट्टी के वक्त घरों तक पहुँचते हैं स्कूल से उछलते कूदते हुए, नदियाँ भी यहाँ अपने रास्ते में आए गए रुकावट को तेलती ढकेलती आगे पहुँचती जाती है। यह हमारा जो झेलम है उसी अवस्था में यहाँ पर हिमालय में बाती है। पीछे हिमालय की ऊंची चोटियों को आप देख रहे हैं, हरे भरे बाग को देख रहे हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे हिमालय का जो दूसरा पार्ट है वह जो है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल और हिमाचल हिमालय पश्चिम में रावी नदी से लेकर के घाघरा की सहायक नदी काली नदी तक फैला हुआ है। यह भाग इन दोनों नदियों के बीच का भाग है। किन किन नदियों के बीच का भाग है? काली नदी और घाघरा नदी के बीच का भाग है। यहाँ की प्रमुख नदी में है सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी, यमुना और घाघरा। लद्दाख जो है वह शीत मरुस्थल है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित। इसे हम शीत मरुस्थल के रूप में देखते हैं लद्दाख को।
यह भाग हिमालय के दूसरे भाग जो है हिमाचल भाग में स्थित है। बच्चों आप इसे बेहतर तरीके से समझते चलें, क्योंकि यह हमारे प्राकृतिक जो बनावट है, भारत की भौगोलिक बनावट है, उसको समझने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं इस भाग में स्थित हैं। मैंने पहले बताया था हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांट करके, बृहत हिमालय पहला, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा जो था वह था शिवालिक। ये तीनों भाग इस क्षेत्र में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई तक अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए कई नगर है यहाँ पर, जिसे हम हिल स्टेशन कहते हैं। नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है, हिल स्टेशन, जहाँ पर लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं। इन प्रसिद्ध स्थानों में अल्मोड़ा, कसौली, लैंसडाउन, रानीखेत इत्यादि प्रमुख हैं, जो ये हिमालय के इस भाग में हैं। शिवालिक और इस यहाँ 2 प्रकार की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं, जिन्हें हम दून बोलते हैं और शिवालिक बोलते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़, कालका दून जैसे स्थलाकृतियाँ भी यहाँ पर हैं। अब हम इसका तीसरा भाग, हिमालय का तीसरा भाग को देखेंगे, जिन्हें हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कहते हैं। लेकिन उसके पहले इस मैप को आप देखेंगे, समझने का प्रयास करें कि हिमालय किस किस रूप में है, किस रूप में फैला हुआ है, कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, इस मैप में मैंने दिखाया है। चलिए अब आगे हम लोग ले चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। तो तीर्थ स्थल के रूप में हिंदू धर्म में जो प्रसिद्ध स्थान है, गंगा का उद्गम स्थल, यमुना नदी का यमुनोत्री इस भाग में स्थित है। चित्र में यह दिखाया गया है। हरी भरी वादियों के बीच से कलकल छलछल बहता हुआ नदी युवावस्था में तेज गति से आगे बढ़ती है। यमुनोत्री को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तीसरा जो है हमारा यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ देख रहे हैं। काफ़ी हम कहेंगे पवित्र स्थल है, जो हिमालय की आत्मा में बसती है। और प्रत्येक हिंदू धर्म का जो व्यक्ति होता है अपना दिली इच्छा ख्वाहिश रखता है कि एक बार मैं इस पुण्य धरती को जरूर स्पर्श करूं, पहुंचूं, देखूं, समझूं उस नज़ारे को जो कि कुदरत का बनाया हुआ है। अब आगे आप चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैव विविधताओं का यह केंद्र है। यहाँ विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम ऑर्किड कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी भरमार है इसका। यह जैव विविधताओं का केंद्र है। जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। अब आगे में हम देखेंगे अरुणाचल हिमालय को। अरुणाचल हिमालय जो है हमारा, वह भूटान हिमालय और दीफू दर्रे के बीच का भाग जो है वह अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। बच्चों पुनः मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो भूटान हिमालय से लेकर के दीफू दर्रे तक यह फैला हुआ है। यहाँ पर कांगतू और नामचा बरुआ की चोटी जो कि यहाँ पर विराजमान है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ गहरी खाई का निर्माण करती है, जिसे हम गौज कहते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नदियों में है दिहांग, दिवांग, सुवनसिरी और भी कई नदियाँ हैं जो यहाँ पर बहती है। ये नदियाँ 12मासी है, मतलब 12मासी, 12 महीना जिसमें जल रहता है, जिसे हम सदावाहिनी नदी भी कहते हैं। इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र इस क्षेत्र में है। यहाँ चूंकि पहाड़ी भाग में है, युवावस्था में है, तो अनेक स्थानों पर जलप्रपात का भी निर्माण हुआ है। इन जलप्रपातों के माध्यम से हम काफ़ी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये कुदरत के देन को हम लोग अवसर में बदलने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई जनजातियों का निवास स्थान है। मोनपा जनजाति, अबोर, निशानी और नागा जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ऊंचे वाले भाग में दूसरे जनजातियों का निवास स्थान है, जबकि नीचे वाले में मिश्रित जनसंख्या के लोग भी रहते हैं। जो दक्षिण भारत में आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी भी कुछ संख्या यहाँ पर देखी जाती है। चूँकि यह भाग पहाड़ी है, बच्चों आप जानते होंगे, समतल जमीन है, रोड कहाँ बनेगा, पहाड़ पर
नहीं, वहाँ पे खर्च अधिक होगा, आप भी रहना नहीं चाहेंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या कम होगी, आने जाने के साधनों का विकास कम हुआ है, मैदानी भाग में लोग अधिक रहते हैं, तो चूंकि यहाँ पर आवागमन के साधन कम विकसित हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाया जाता है। यहाँ पर परिवहन का विकास द्वार क्षेत्र तक ही सीमित है, यहीं से प्रवेश करते हैं लोग। और जो अंतिम भाग है हिमालय का, वह है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। इन पहाड़ियों को हम लोग देखते हैं, यह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ पर 3 श्रेणियों में हैं, जिसे हम पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर की पहाड़ी के रूप में जानते हैं। यह क्षेत्र लुसाई जनजाति का निवास स्थान है, जो कि ऊंचे भागों में निवास करती है। मणिपुर घाटी में प्रकृति का बहुत सुंदर देन लोकटक झील है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बराक और उसकी सहायक नदियों को आप देख सकते हैं। लोकटक झील को हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, कितना सुरम्य वादियों के बीच में है, काफ़ी सुकून देने वाली झील है, बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं, पर्यटन का विकास हुआ है, जो पहाड़ी भाग में रोजगार के बेहतर साधन के रूप में यहाँ पर है। भेड़ पालन करना पहाड़ी के भागों में और भी पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा होता है। बच्चों, आज के कक्षा में आप लोगों ने देखा कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। तो 3 भूखंडों में बांटा गया मोटे तौर पर हम कहें, उत्तर में पर्वतीय भाग, दक्षिण और उसके जो हम लोग प्रायद्वीपीय खंड को देखा, और तीसरा था सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के रूप में। पुनः हम लोग हिमालय को 5 भागों में बांट करके अध्ययन किए। तो आज की कक्षा में आप लोगों ने देखा कि भारत के कितने भूवैज्ञानिक खंड हैं, भारत के प्रायद्वीपीय खंड के बारे में जानकारी प्राप्त की, आप हिमालय और हिमालय के और भी प्रायद्वीपीय खंडों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मैं आशा करता हूं कि आज की कक्षा में जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा, उसे बेहतर तरीके से सीखा, और आगे की कक्षा में इसके शेष भाग को मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा, बाय बाय, सी यू। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।